बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती हैं भारत की बेटियां तो इतिहास बदल देती हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए मिलते हैं बदायूं लोकसभा सांसद संघमित्रा मौर्य से। बने रहिए सत्य में भारत न्यूज के साथ। बेखौफ नजर, बेखौफ खबर। बदायूं के लोगों ने आपको इतना प्यार दिया, इस बार बदायूं के लिए क्या खास नई सौगात होगी, ये हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। कि बदायूं परिवार के लोगों ने हमें जो प्यार दिया जी, उसी प्यार का ही कारण है कि आज लगातार 5 साल होने जा रहे हैं जी, जहां पर यहाँ लोग सांसद चुनते थे और सांसद क्षेत्र से लापता हुआ करते थे। जी, ये बदायूं के परिवार का प्यार का नतीजा है कि मैं लगातार जी, बदायूं अपने परिवारजनों के बीच में बनी हुई हूं। और रही बात सौगात की, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, तो हमने भी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जब मैं संसद में पहुंची तो संसद में ही हमारा पहला उद्देश्य बदायूं से लखनऊ और बदायूं से दिल्ली की सड़कों को लेकर के हमने सवाल उठाया था और बदायूं को रेल से जोड़ने के लिए लखनऊ और दिल्ली के लिए सवाल उठाया था जी, और वो सवाल सिर्फ सवाल तक ही सीमित नहीं रहा, आज वो धरातल पर भी है। बदायूं से लखनऊ और बदायूं से दिल्ली की एनएच के साथ साथ गंगा एक्सप्रेसवे भी हमें मिल रही है। और जब हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे अभी 2 दिन पहले ही इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने लगभग 40,000 करोड़ की वर्चुअली कार्यक्रम के माध्यम से शिलान्यास और भूमि पूजन किया जी, जिसमें से 11 जगह बदायूं भी ऐसे हैं जहां पर कहीं अंडरपास बना है, कहीं ओवरब्रिज बना है, और जिसमें से 554 नए अमृत स्टेशनों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जी। उसमें से अभी जो अंतरिम बजट आया, उस अंतरिम बजट में 157 अमृत स्टेशन शामिल हुए हैं। उस 157 में हमारे बदायूं को भी एक अमृत स्टेशन मिल रहा है, यानी रेलवे की जो दिक्कत थी वो जल्द ही खत्म होने वाली है। अभी जल्द ही हमारी रेलवे मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से भी बात हुई थी और डीआरएम से भी बात हुई थी। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि आपने जो प्रस्ताव दिया था वो जा चुका है और बहुत जल्द कचला होकर के ट्रेन हमारी बदायूं को मिलने वाली है और जल्दी ही डायरेक्ट भी सुविधा हमें मिलेगी। यानी जो हमारा मुख्य उद्देश्य था बदायूं को सीधे दिल्ली और लखनऊ से जोड़ने का, वो कारगर होता नजर आ रहा है। मैम, बहुत सारे आपने काम बताए, अमृत रेलवे स्टेशन का भी आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। इतनी नई योजनाएं शुभारंभ हो रही बदायूं के लिए। मैम, एक सवाल है मेरा, बदायूं में बीजेपी पार्टी की अंदरूनी कहीं ना कहीं हमको मुखालफत देखने को मिलती है। बहुत सारे जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं संघमित्रा मौर्य जी का कटाक्ष कर रही है बीजेपी पार्टी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब अंदरूनी आप खिलाफत की बात करते हैं तो मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है जी। और बड़ा परिवार होने के नाते हर कोई एक सहमति का हो जी, ये संभव नहीं है जी। लेकिन हर कोई इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और इस विशाल परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के दिशा निर्देशन में काम करते हैं। हम सभी पार्टी के परिवार के कार्यकर्ता, तो जब बात वहां की आती है तो हम सब एक होते हैं। और हम अगर एक छोटी सी चर्चा करें तो हम परिवार में 3-4 लोगों का परिवार होता है और वो 3-4 व्यक्ति का परिवार भी हर बात पे सहमत हो, ये संभव नहीं होता है। तो हमारी पार्टी तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं मन में मनमुटाव होना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हम सब परिवार के सदस्य एक है, अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में चलने वाले लोग हैं जी। मैंने देखा भी है, जो भी बीजेपी पार्टी के या जो भी कार्यक्रम होते हैं, निजी हो
बदायूं में किसी के, आप हमेशा उपस्थित रहती हैं, हमेशा हर व्यक्ति का किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आप मना नहीं करती हैं, ये तो हमने भी देखा है। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल इस प्रकार से होगा, बीजेपी पार्टी में आने वाले समय में बहुत सारे मुद्दे खत्म कर दिए, जैसे 370 धारा का मुद्दा हो, राम मंदिर भी बना दिया, और एक सबसे बड़ा मुद्दा जो हमको लगता था कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बात नहीं करेगा, मोदी जी ने उस पर भी बात करी। आने वाले समय में आप क्या देखती हैं, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त बनाते हुए दिखेंगे? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जैसा कि आपने कहा कि लगभग सभी मुद्दे खत्म होने को है जी। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का नजरिया ही ऐसा है जी, जो हम सब चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब हम चर्चा करते हैं कि संकल्प से सिद्धि तक पहुंचना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है जी, तो वो संकल्प ही वही होता है जो हम चाहते हैं जी, और हमारी चाहत को सिद्धि तक पहुंचाना ही संकल्प से सिद्धि का मार्ग है जो प्रधानमंत्री जी पूर्ण करने में निरंतर लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, और उसी पर कार्य भारतीय जनता पार्टी शुरू कर चुकी है। जी। मैम, एक और चीज उठती है, बहुत सारे लोग मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, क्या ये संभव हो पाएगा इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में? हमारा देश बहुत से धर्मों से जुड़ा हुआ है जी, बहुत से धर्म को मानने वाले लोग हैं, और आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय तय करेगा। जी, लेकिन यह भारत भूमि है, हम सब भारत माता के बच्चे हैं जी, और इस भारत माँ के लिए, इस राष्ट्र के लिए ही हम सब कार्य करते हैं। जी। मैम, एक और सवाल है मेरा, जब हम किसानों से मिलते हैं तो किसानों की छोटा गौवंश की एक बहुत बड़ी समस्या है। मैंने बदायूं में जहां भी गया, कहते हैं बीजेपी में बाकी तो सब अच्छा है, लेकिन छोटा गौवंश की समस्या को लेके क्या कदम होने वाले हैं 2024 लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर गौवंश की समस्या एक सामान्य समस्या सी हो गई है जी, और उसका कहीं ना कहीं कारण हम और आप भी हैं जी, लेकिन उसके बावजूद आज तक कभी किसी ने गौवंश पर ध्यान नहीं दिया। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जी, जो हमारे किसानों की समस्याओं को देख रही है, समझ रही है, और यही कारण है कि जहां एक भी गौशाला नहीं हुआ करते थे, जी, आज वहां पर क्लस्टर बना करके अगर बड़ी ग्राम सभा है तो 3 ग्राम सभा में 1 गौशाला, और अगर छोटी ग्राम सभाएं हैं तो 4 ग्राम सभाओं की एक गौशाला के क्लस्टर के हिसाब से वो बनना प्रारंभ हो गया है। बहुत जगह पर गौशाला संचालित भी होने लग गई है। तो आने वाले समय में इस तरह से निस्तारण हमारी सरकार कर रही है और उसका निस्तारण होगा भी। मेरा एक सवाल है, बदायूं की राजनीति में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं अभी हमें। जैसे हमने देखा राष्ट्रीय सचिव थे आबिद रजा साहब समाजवादी पार्टी को, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। आशुतोष मौर्य जी ने भी बीजेपी राज्यसभा की जब वोटिंग हुई तो उन्होंने बीजेपी पार्टी का साथ दिया, और धर्मेंद्र यादव जी का भी टिकट काट दिया गया, उनके चाचा शिवपाल यादव जी को लाया गया। तो इतने बड़े उथल पुथल की कभी आशा नहीं की थी बदायूं ने, लेकिन हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये हमारी बदायूं परिवार के लोग, हमारे परिजन बदायूं के जागरूक हो गए हैं जी, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। जी, पूर्व में लोगों के अंदर दहशत होती थी नाम की, पार्टी की, गढ़ की। आज बदायूं परिवार के लोगों के दिल से वो दहशत खत्म हो गई है। यही कारण है कि पूर्व सांसद पिछले कई महीनों से लगातार क्षेत्र में रहने के बाद जी, जब उन्हें जनता का आशीर्वाद प्यार इसने कम होता दिखाई दिया तो उन्होंने बदायूं को छोड़ने का कार्य किया, जी, और बदायूं की जनता ने दिखाया भी कि अब यहाँ पर गढ़ या डर नहीं बल्कि यहाँ पर प्यार और विकास की जरूरत है। जी, और इसीलिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने परिवर्तन किया अपने प्रत्याशी का। उन्होंने तो परिवर्तन ही किया है बल्कि
हमारे बदायूं परिवार के लोगों ने 19 में ही उनका परिवर्तन कर दिया था और 24 में पुनः परिवर्तन के लिए बदायूं परिवार तैयार है और वो कमल के साथ है। मैम, जाते जाते आपने हमें समय दिया, पहले तो बहुत आभार देना चाहूंगा आपको। और 2024 लोकसभा चुनाव में आप फिर से बढ़त बनाए, बदायूं से जीतें और बदायूं के लोगों का कल्याण करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जाते जाते आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है, बदायूं के लोगों के लिए आपका क्या खास संदेश होगा 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और धन्यवाद दूंगी और मैं बदायूं परिवार के लोगों को सिर्फ इतना ही संदेश देना चाहूंगी कि ये बदायूं वही बदायूं है जिसको कभी लोग किसी का गढ़ कहते थे, जहां पर लोग आने से डरते थे। कई ऐसे बिजनेसमैन से जब हमारी चर्चा हुई यहाँ पर उद्योग को लेकर के, तो लोगों का सीधे उद्योगपतियों का कहना होता था कि सांसद जी क्या चाहती हैं कि मैं जाकर वहां मर जाऊं। तो जिस बदायूं के लिए लोगों के अंदर डर था, इस 5 साल में लोगों के मध्य से, लोगों के बीच से डर का खात्मा हुआ है। आज तक 19 से पूर्व में बदायूं परिवार के लोग किसी डर की वजह से या जिस भी कारणवश जिस गढ़ के व्यक्ति को जिताते रहे, वो सिर्फ सीमित लोगों तक ही सीमित रहे, मिलते रहे, जुलते रहे, उसके अलावा उन्हें बदायूं की चिंता नहीं हुई। लेकिन जब बदायूं की जनता ने अपनी इस बेटी को अपना अमूल्य और रूपी आशीर्वाद दिया और बदायूं में परिवर्तन किया, कमल खिलाया, तो उसकी ये बेटी सिर्फ अपने घर में बैठने का काम नहीं की, बल्कि उसकी ये बेटी उस दौर में भी बदायूं परिवार के मध्य में रही जब पूरी दुनिया कोरोना जैसे महामारी के दौर को झेल रही थी। पूरी जगह हाहाकार मचा हुआ था, बाप बेटे को नहीं पूछ रहा था, दूरियां बढ़ा रहा था। उस समय बदायूं परिवार के साथ में उसकी ये बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, जिसे उन्होंने अपने आशीर्वाद से सांसद बनाया, उस दौर में भी एक एक कोरोना मरीज से मिलना और उसकी हालचाल लेना, अपनी जान की चिंता ना करके अपने परिवारजनों की चिंता करना, ये बदायूं परिवार के आशीर्वाद का ही कारण था। इसलिए मैं बदायूं परिवार के लोगों से यही निवेदन और अपील करूंगी कि हमें अपना जनप्रतिनिधि सदैव ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे सुख और दुख दोनों में आपके बीच में खड़ा रहे, ना कि सुख में आपके साथ हो और दुख की घड़ी में अपने बंगले में, अपने महलों में कैद रहे। इसलिए मैं यही निवेदन और अपील करूंगी बदायूं की जनता से, बदायूं परिवार के हर अपने नौजवान से, हर हम उम्र से, हर बुजुर्ग से, कि बदायूं को अब डरने की नहीं, बदायूं को अब आगे बढ़ने की जरूरत है। बदायूं को किसी विकास पुरुष की नहीं, बल्कि स्वयं विकास से जुड़ने की जरूरत है। और इसलिए बदायूं को एक बार फिर बदायूं में कमल खिलाना है और एक बार फिर इस देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का कार्य करना है। धन्यवाद।